Welcome class 12. Today we will proceed with the topic importance of coordination. ठीक है, one of the last topic of the chapter number 1, nature and significance of management. So without wasting our time, let's begin with the topic importance of coordination. As we have already studied in the previous lecture that the concept of coordination states that the main emphasis, the main purpose of coordination is to integrate individual efforts and the activities of the organization. This we have already studied in detail कि coordination का basic function यही है, इंडिविजुअल एफर्ट्स को कंबाइन करना. कोऑर्डिनेशन का बेसिक एफर्ट ही यही है कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की उनको हार्मोनाइज करना फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है. नाउ हमने लास्ट क्लास में ये भी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन का मेन पर्पस है कि कंपनी में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वो डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज एंड उन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन से काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती. हम आज एक और एग्जांपल लेंगे उसी चीज़ को पहले समझने के लिए, बिकॉज वही चीज़ बेस है इस टॉपिक का, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. ठीक है, बेस यही है. अगर आपने उस एग्जाम्पल को अच्छे से ग्रास्प कर लिया तो आपको कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल. सपोज इन कंपनी देयर इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, marketing department, finance department. Suppose these are the different departments in a company and these departments are interrelated to each other and they depend on each other. ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर इंफॉर्मेशन. सपोज जैसे हमने कल लास्ट क्लास में क्या एग्जांपल लिया था, ध्यान से देखो कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसे अपनी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है, प्रोडक्ट को पॉपुलर करना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करना है, जिसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर्स को डिस्काउंट देना चाहता है. ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट देना चाहता है 15% डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट. अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट 15% डिस्काउंट डिक्लेयर करने से पहले इंफॉर्मेशन लेगा, कंसल्ट करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि क्या सच में 15% डिस्काउंट देना सही है, कंपनी के लिए लॉस तो नहीं हो जाएगा कंपनी को. जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरी एनालिसिस करके मार्केटिंग को सपोज बताता है कि नहीं 15% डिस्काउंट तो बहुत ज़्यादा है, इससे कंपनी को लॉस हो सकता है, 10% डिस्काउंट दो. तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हुई कि भाई 15 नहीं देना, आप 10% दे दो, तो ठीक है, सेल्स भी बढ़ेंगी एंड कंपनी को लॉस भी नहीं होगा. अब क्या हुआ, मार्केटिंग ने 10% डिस्काउंट दिया, सेल्स बढ़ी एंड कंपनी को प्रॉफिट हुआ काफ़ी ज़्यादा. तो बेसिकली आपने देखा कि मार्केटिंग जो है वो फाइनेंस पे डिपेंडेंट था फॉर द इंफॉर्मेशन कि क्या 15% डिस्काउंट सही है या नहीं है. ठीक है, अब ध्यान से देखो एक और एग्जांपल. अब मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कंपनी के प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी हो, कंपनी के प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी हो, गुडविल हो. अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसके लिए कस्टमर सर्वे करता है कि कस्टमर आखिरकार किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, मार्केट में आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ का फैशन है, कस्टमर्स की एक्चुअली नीड एंड वांट क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट कस्टमर चाहता है. तो मार्केटिंग ने जब सर्वे किया उसे पता चल गया कि कस्टमर इस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, पर्टिकुलर ये नीड है कस्टमर की. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड करेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे, क्योंकि जिस तरह का प्रोडक्ट कस्टमर चाहता है उसी तरह का प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करेगा. अगर कस्टमर इस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है और प्रोडक्शन ने दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बना दिया तो सेल्स नहीं होंगी, आपका प्रोडक्ट फ्लॉप, लॉस. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि उसे इंफॉर्मेशन मिले कि प्रोडक्ट बनाना किस तरीके का है,
किस तरीके का प्रोडक्ट कस्टमर चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्शन करेगा। ठीक है। अब परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल खरीदना है, तो परचेज डिपार्टमेंट अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि भाई किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, उसी अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल आएगा। भाई परचेज डिपार्टमेंट हैज टू कंसल्ट विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि भाई आप किस तरीके का प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हो, उसी अकॉर्डिंग तो परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्ट रॉ मटेरियल परचेज करेगा। प्लस परचेज को फाइनेंस से भी कंसल्ट करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल खरीदने का एक्चुअल बजट कितना है। समझो इस चीज को, परचेज को प्रोडक्शन से भी पूछना पड़ेगा कि भाई किस तरीके का प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग का रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा। सिमिलरली परचेज विल आल्सो डिपेंड ऑन फाइनेंस कि भाई कितना बजट है रॉ मटेरियल खरीदने का, उस अकॉर्डिंग वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा। ठीक है। अब आपने देखा कि किस तरह, ये तो एक बहुत माइन्यूट एग्जांपल है, जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल to show you how the different departments are interdependent on each other for information. सभी डिपार्टमेंट को एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ रहा है फॉर इंफॉर्मेशन। अगर ये लोग मिलके काम नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, तो कंपनी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट बनाने की सोची है, परचेज ने अपनी मर्जी से रॉ मटेरियल खरीद लिया जो इस प्रोडक्शन में काम ही नहीं आने वाला, वेस्ट। अगर मार्केटिंग में पता चला कि कस्टमर को एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्शन अपनी मर्जी से प्रोडक्शन करी जा रहा है बिना मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछे, तो वो प्रोडक्ट फ्लॉप है। तो बेसिकली जिस्ट हमारा इस एग्जाम्पल से ये निकला, द जिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, द जिस्ट ऑफ नॉलेज इज दैट कि ऑल द डिपार्टमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हर एक डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन के लिए, रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट। हेयर अराइजेस द टर्म कोऑर्डिनेशन, अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कि सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी इंडिविजुअल्स को मिलके काम करना है। दैट इज द बेसिक एम्फसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इन सबको मिलके काम करना है। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ इसी कॉन्सेप्ट से, इफ दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू, इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. You have to study basically 3 points under importance of coordination, just 3 points, but the 3 points in detail. Number 1, growth in size. Number 2, functional differentiation. Number 3, specialization. बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इन 3 पॉइंट्स को समझने में। आई हैव नोटिस्ड 100 टाइम्स कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन को समझ लेते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं, बट जब पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन को समझने का, तो ना ही उन्हें समझ आते हैं ये तीनों पॉइंट्स और ना ही वो इसको लर्न कर पाते। बेसिक थिंग ये है कि रट्टाफिकेशन नहीं करने, यू हैव टू लर्न। लर्न मीन्स पहले उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, देन यू हैव टू लर्न द पॉइंट्स कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में है क्या। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के 3 पॉइंट्स उन्हें बेसिकली 100% या फुली माइंड में क्लियर नहीं है। ठीक है, आप समझो ध्यान से। द फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ इन साइज। ठीक है, पहले ध्यान से सोचो, एग्जाम्पल समझो, देयर आर 2 कंपनीज ए एंड बी। ए के अंदर 50 एम्प्लॉयज है, बी के अंदर 500 एम्प्लॉयज है। सिंपल एक एग्जाम्पल है, आपको यहीं से पहले पॉइंट का जिस्ट समझ आ जाएगा। ए के अंदर 50 एम्प्लॉयज है एंड बी के अंदर 500 एम्प्लॉयज है। तो पहले खुद समझो एंड खुद आइडिया लगाओ कि इन दोनों में से किस कंपनी में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो द आंसर इज ऑब्वियस कि कोऑर्डिनेशन चाहिए तो हर जगह। आई एम आस्किंग किसमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो यू कैन क्लियरली स्टेट द आंसर कि कोऑर्डिनेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट बी कंपनी में है। वाई?
क्योंकि उस कंपनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। एंड ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर से बार बार एम्फेसिस कर रहे हैं कि जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफरेंट होती है, उन्हें कंबाइन करना, उनके एफर्ट्स को कंबाइन करना ताकि गोल्स अचीव हो सके, ये कोऑर्डिनेशन है। तो जब जैसे जैसे जिस कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते जाएंगे, यानी उतने ज़्यादा डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, डिफरेंट बिहेवियर के लोग हैं, डिफरेंट एटीट्यूड के लोग हैं, आपको उन सबके एफर्ट्स को कंबाइन करना है ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। इस पॉइंट के अंदर चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, तो इस पॉइंट का जो मेन फोकस है वो यही है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स होने से मैनेजमेंट का फोकस यही रहता है कि आपको इस तरह कोऑर्डिनेट करनी है उनकी एक्टिविटीज़ की जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं इनके एफर्ट्स कंबाइन हो सके ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सको। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट है। दूसरी चीज, कितनी बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। इंडिविजुअल कुछ और चाहता है, ऑर्गेनाइजेशनल कुछ और चाहती है। तो ये भी कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है कि आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में सेटलमेंट बिठानी है। ध्यान से इस पॉइंट को पूरा मैं रिपीट करूँ, ध्यान से सुनो। पहली चीज तो ये, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है तो एम्प्लॉयज बढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड कि उन डिफरेंट इंडिविजुअल के एफर्ट्स को आप कंबाइन कर सको ताकि गोल अचीव हो। ये तो सिंपल फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट है, मेनी ए टाइम्स इट हैपेंस कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से कहीं ना कहीं अलग है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहती है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा, इंडिविजुअल चाहता है मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़े। ठीक है, अब एक ही चीज़ हो सकती है, या तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा या सभी इंडिविजुअल्स की सैलरी बढ़ेगी। आपको दोनों को हार्मोनाइज करना है। कैसे हार्मोनाइज करना है? आपको एम्प्लॉयज को ये बोलना है कि जो एम्प्लॉय जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा उसकी सैलरी उतनी बढ़ेगी। इससे क्या होगा? सारे एम्प्लॉयज मेहनत करेंगे। जब सारे एम्प्लॉयज मेहनत करेंगे तो प्रॉफिट वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप इंक्रीमेंट भी दे सकते हो। तो इंडिविजुअल गोल भी पूरा हो गया और ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी पूरा हो गया। समझ रहे बात को? आपको सिर्फ ये बोलना है कि जो जितनी मेहनत करेगा उसे उस अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयज भी हार्डवर्क करेंगे, कंपनी का भी प्रॉफिट होगा, दोनों के गोल्स फुलफिल हो जाएंगे। तो ग्रोथ इन साइज में अगेन रिपीटिंग, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि माइंड में वो पॉइंट्स बैठ जाए, ताकि जब आप इन्हें रीड करो बुक से या कहीं से भी और आप लर्न करो तो आपको बहुत ईजिली ये लर्न हो जाए। फर्स्ट थिंग कि जैसे जैसे एम्प्लॉयज का साइज ग्रो करता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंपनी में बढ़ते हैं, तो आपको उनके एफर्ट्स को कंबाइन करना है ताकि गोल्स अचीव हो। दूसरी बात, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्या बना के चलना है आपको? बैलेंस। ठीक है, नाउ सेकेंड इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो नाउअडेज जो बड़ी बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर बेस्ड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज, मार्केटिंग, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। भाई प्रोडक्शन फंक्शन है, परचेज फंक्शन है, मार्केटिंग है, फिनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है। इन्हीं के ऊपर बेस्ड कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट जो होते हैं दे वर्क इन आइसोलेशन विद ईच अदर। आइसोलेशन मतलब इनका फोकस होता है अपने अपने पे। प्रोडक्शन वाले का है कि बस मेरे को प्रोडक्शन पे फोकस करना है, परचेज का है कि बस मुझे परचेज पर फोकस करना है, मार्केटिंग का है मुझे मार्केटिंग पे फोकस करना, भाड़ में जाए बाकी डिपार्टमेंट। ऐसे काम नहीं चलता। वो हम ऑलरेडी हम क्लास के स्टार्टिंग में वो एग्जांपल समझ चुके हैं। आप इंडिविजुअली एक्ट नहीं कर सकते बिकॉज यू आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप एक दूसरे पे फुली डिपेंडेंट हो। अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे काम करते हो और आसपास वाले से कंसल्ट नहीं करोगे तो आपने अभी हमने डिस्कस करा था रिजल्ट क्या होगा? फ्लॉप शो। आपका प्रोडक्ट फेल, आपकी कंपनी को लॉस, आपकी कंपनी की गुडविल खत्म।
ठीक है। तो अभी हमने डिटेल में ये एग्जाम्पल स्टडी करा है बहुत डिटेल में कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये इंटरडिपेंडेंट है, इन्हें एक दूसरे के साथ मिल के काम करना होगा बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन। इन्हें एक दूसरे के साथ मिल के काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक दूसरे डिपार्टमेंट से इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हमने वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में फुल डिटेल में डिस्कस करा है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, इन सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ डिपार्टमेंट्स में तो कंपनी जो है फ्लॉप है। डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हार्मोनाइज होके, यूनिफाई होके, सिंक्रोनाइज होके काम करना पड़ेगा टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इन्हें एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना पड़ेगा, तभी कंपनी को प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। देखो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि भाई आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन, बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है। इन सब कॉम्प्लेक्सिटी में आगे बढ़ने के लिए जो कंपनीज हैं दे अपॉइंट स्पेशलिस्ट। ध्यान से समझो इस चीज को कि क्यों जो है जो कंपनी है उसे स्पेशलिस्ट अपॉइंट करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस होती जा रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक। कब क्या आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के साथ कोप करने के लिए एंड टू सक्सीड कंपनीज को क्या अपॉइंट करने होते हैं, स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट मीन एक्सपर्ट, जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे प्रोडक्शन एक्सपर्ट, परचेज एक्सपर्ट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट बोलो एक्सपर्ट बोलो एक ही बात है। तो आप अपनी कंपनी में ये सब जो है आप एक्सपर्ट बिठाते हो, आप स्पेशलिस्ट बिठाते हो। क्यों बिठाते हो आप ये स्पेशलिस्ट? क्योंकि ये अपनी फील्ड के किंग है, इन्हें फुल नॉलेज है। अब इतने वेल क्वालिफाइड हैं, इतनी नॉलेज है इनके अंदर, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर आती है ईगो। ईगो इन द सेंस ये एक दूसरे से कंसल्ट करने में या एडवाइस लेने में अपनी हार समझते हैं। मार्केटिंग वाला अगर उसे मार्केटिंग सर्वे करना है या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो वो रेयरली फिनेंस स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं दूसरे से एडवाइस क्यों लूँ, मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करने से पहले बहुत रेयर चांस है कि वो मार्केटिंग एक्सपर्ट से बात करे, कि उसे लगेगा यार मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, मैं अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्या जरूरत मार्केटिंग स्पेशलिस्ट से इन्फॉर्मेशन या एडवाइस लेने की। तो जनरली दे डू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि इन्हें लगता है वी आर एक्सपर्ट इन आवर फील्ड, हमारे में बहुत टैलेंट है, फुल ईगो होती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आप कंपनी की। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड अमंग दीज स्पेशलिस्ट टू। इन्हें अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, अपने डिफरेंसेस ख़त्म करने पड़ेंगे और इन्हें एक दूसरे के साथ मिलके काम करना होगा। इनको अपने ईगो क्लैशेस साइड रखने पड़ेंगे, अपने अंदर के जो डिफरेंसेस है वो ख़त्म करने पड़ेंगे। दे हैव टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन देयर अप्रोच, और ये काम कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन। अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन ही चाहिए जो इनके बीच के ये जो डिफरेंसेस है इन्हें ख़त्म कर सके, क्योंकि इन एक्सपर्ट को लगता है हम क्वालिफाइड है, हम जज कर सकते हैं चीज़ों को, हम अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, हम क्यों किसी से पूछे, वी आर वेल क्वालिफाइड, वी आर टैलेंटेड। बट ये गलत चीज़ है। अगर आप सामने वाले के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, उससे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे, तो डिसीजंस मोस्टली चांस है कि वो रॉन्ग हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको रिकंसाइल करने में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? अब इनको पढ़ने के बाद जब आप इन तीनों पॉइंट्स को नोट से रीड करोगे, पर्टिकुलरली द नोट्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू फ्रॉम एनसीईआरटी और एनी बुक, तो आपको ये पॉइंट्स बहुत इजीली समझ आ जाएंगे एंड बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे, ठीक है।
Okay, now I have to discuss one concluding portion. एक जनरल पोर्शन मुझे डिस्कस करना है विच इज नॉट अ सेपरेट टॉपिक, एक सेपरेट टॉपिक नहीं है ये, बट स्टिल आई हैव टू डिस्कस. कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये मैंने आपको कल वाली क्लास में भी डिस्कस करा था कि एसेंस मीन्स सोल, बेस. कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट की सोल है, उसका बेस है, उसका मेन पार्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है. अगर डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलजुल के काम ही नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट का कोई लॉजिक नहीं है. तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, ये मैनेजमेंट का सोल है. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चाहे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल. कोऑर्डिनेशन सब फंक्शंस में चाहिए एंड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी फंक्शंस पे चाहिए मैनेजमेंट के, और कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे चाहिए. हम डिस्कस कर चुके हैं, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए. फंक्शंस प्लानिंग में चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट नहीं है. ये हमारी आज की क्लास का कंक्लूडिंग टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है ये. तो ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट का कोई फंक्शन नहीं है अलग से, ये मैनेजमेंट की सोल है, उसका एसेंस है. इज दैट क्लियर? So now जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, I must tell you कि after completion of this topic you would be having an assignment in the notes provided by me. So after watching the video carefully and after reading the notes, you will first copy down, fade down the notes in a register for retention, and secondly you will start solving the assignment given to you. ठीक है, तो आपको अच्छे से वीडियो देखनी है, आपको नोट्स बहुत अच्छे से रीड करने हैं, आपको नोट्स को फेयर डाउन करना है अपनी नोटबुक में. यू हैव टू पेन इट डाउन ताकि आपको रिटेंशन ज़्यादा हो सके उस पॉइंट की, बहुत अच्छे से ये परमानेंटली दिमाग में बैठ जाए. प्लस यू हैव टू सॉल्व द असाइनमेंट शेयर्ड बाय मी. इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट हो उसको मार्क कर लो so that we can clear it in the interactive classroom session. Now start your work.